हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ओपिनियन दिया है। ध्यान रखिएगा, मैं ओपिनियन शब्द बोल रहा हूँ, वर्डिक्ट नहीं बोल रहा। वर्डिक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है, अभी आप समझ पाएंगे। तो ओपिनियन क्या दिया है कि देखिए 75 साल से भी ज़्यादा का समय आरक्षण का लाभ देते हुए बीत चुका है और ऐसे में अब पार्लियामेंट को यानी कि संसद को डिसाइड करना चाहिए कि आरक्षण कोटा से संदर्भित सुधार किए जाएं या फिर इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें क्यों की जा रही हैं, इसी के संदर्भ में हम लोग आज की चर्चा में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, इस चर्चा में मैं आरक्षण से संबंधित जो भी तमाम महत्वपूर्ण एंगल्स हैं इस पर बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक खाका बता देता हूं, उसी खाके के आधार पर हमारी चर्चा आधारित रहेगी। ध्यान रखिएगा कि आरक्षण का मतलब क्या होता है और आरक्षण के संदर्भ में जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही उस खास विषय पर भी चर्चा करेंगे जिसको लेकर के ये याचिका दायर की गई थी, यानी कि जो अनुसूचित जाति के स्तर पर उपवर्गीकरण से संबंधित एक विषय कुछ समय पहले चर्चा में आया था और उसी के संदर्भ में ये याचिका भी दायर की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में। इस बारे में भी हमारी चर्चा आधारित होगी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इससे संबंधित सभी पहलुओं को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहूँगा इस खास P2I फाउंडेशन बैच के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 जनवरी तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2026 या फिर 2027 को टारगेट करते हुए GS की तैयारी हम अच्छे से करें और GS के सभी पाठ्यक्रम को अच्छे से कवर करें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। राइट नाउ इंडियन फेस्टिवल सेल के खास मौके पर आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2026 के लिए दोस्तों इस बैच में एडमिशन लेने के लिए जो फ़ी है वो 26,999 रुपये और 2027 के रिगार्डिंग जो फ़ी है वो 32,999 रुपये है। ध्यान रखिएगा कि इसमें GS के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है और साथ ही इसमें आपको लगातार 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, मेंटरशिप की सुविधा और लगातार आपको प्री और मेंस के स्तर पर अभ्यास की सुविधाएं भी मिलती हैं ताकि आपकी तैयारी सुचारू तरीके से आगे बढ़ सके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। कई बार बच्चों के द्वारा पूछा जाता है कि सर नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है इस रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अब हम लोग फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं। देखो, आरक्षण के संदर्भ में पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक वंचन जैसे जो विषय हैं वो लगातार चर्चा के केंद्र में रहे हैं। यदि हम प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक काल तक की स्थितियों को देखें तो सामाजिक वंचन की स्थिति समाज के अलग अलग वर्गों को झेलनी पड़ी है, चाहे वो SC हों या फिर ST हों या फिर EWS हों या फिर OBC हों या फिर महिलाएं, है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के निर्माण से पहले ही SC ST EWS OBC वगैरह कोई टर्म आ चुका था। ये तो हालिया संदर्भ में जो ये सब वर्ग हैं, जो ये सब वर्गीकरण है, इसके आधार पर मैंने ये बातें कही हैं, है ना। जब भारतीय संविधान का निर्माण ही नहीं हुआ था, भारत को जब स्वतंत्रता मिली ही नहीं थी, तब तो सीधे सीधे शूद्र के तौर पर, महिलाओं के तौर पर, है ना, और इस आधार पर जो जनजातीय समुदाय थे उनके संदर्भ में सामाजिक वंचन की स्थिति लगातार देखी जाती रही। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है कि जब सामाजिक वंचन की स्थिति देखी गई तो इनके साथ सामाजिक न्याय की संभावना थी क्या? जी नहीं, सामाजिक न्याय से भी इनको वंचित होना पड़ा। कभी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कभी इनको प्रताड़ित किया गया और इस कारणवश जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार के द्वारा और संविधान निर्माताओं के द्वारा भी, इनफैक्ट सबसे पहले तो संविधान निर्माताओं ने ही कोशिश की कि भाई जो ऐसे वर्ग रहे हैं जिनको बहुत अधिक टॉर्चर सहना पड़ा है हमारे समाज में, इनको थोड़ा बूस्ट किया जाए, इनको थोड़ा कुछ ऐसा लाभ दिया जाए ताकि ये अपना विकास कर सकें। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण की जो व्यवस्था है ये शुरू की गई। भारतीय संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में इस संदर्भ में जिक्र भी किया गया है, हम लोग उसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे।
तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों आरक्षण के संदर्भ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल करें तो जो आज का टॉपिक है कि कुछ ऐसा भी वर्ग है जो लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है और अब वो इस स्थिति में आ चुका है कि वो आरक्षण का लाभ लेते लेते एकदम परिपूर्ण हो चुका है, अब वो उन्नत कैटेगरी में आ चुका है और अभी भी वो इसका लाभ लेना छोड़ नहीं रहा है। तो क्या उसे अब इसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसे अब इस कैटेगरी से हटा देना चाहिए? क्या करना चाहिए? दूसरी बात, कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो अभी भी आरक्षण का लाभ सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, बेशक वो उसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर ये जो वर्ड है सुरक्षात्मक वंचन और व्युत्क्रम वंचन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, यदि आप सामान्य विद्यार्थी हैं तो सामान्य तौर पर आपके मन में ये बात आती होगी कि यदि कोई XYZ कैंडिडेट है जो किसी XYZ ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है जो कि रिजर्वेशन का लाभ लेता है, आरक्षण का लाभ उसे मिलता है, और आपके नज़र में वो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही संपन्न घराने से बिलोंग करता है, बहुत ही संपन्न स्थिति में है, वो आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, हर स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, हर स्तर पर वो संपन्न स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी he or she is getting reservation because of in that category। तो ऐसे में आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि ये क्या ये हो रहा है, क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है, क्या रिजर्वेशन इसको मिलना जरूरी था? एक सवाल उठ सकता है। तो ऐसे में ये जो व्युत्क्रम वंचन है ना, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, ये जो शब्द है ये यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है ना। व्युत्क्रम वंचन, तो ये तो आप हमें ही वंचित कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा भी वर्ग है जो कि उस पार्टिकुलर कैटेगरी में है और उसे आज तक जो लाभ मिलना चाहिए था आरक्षण का वो मिला ही नहीं। मान लीजिए कि एक जाति है, मैं किसी भी ऐसी जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मान लो कि कोई भी जाति है जो कि SC से बिलोंग करती है, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है, और उसमें उसे आज तक आरक्षण का सही तरीके से लाभ नहीं मिला है क्योंकि उस शेड्यूल कास्ट में वो सबसे निचले पायदान पर है, और असली जो आरक्षण का लाभ लिया है ये संभावित तौर पर जो ऊंचे पायदान पर जो भी जाति हैं वो ली है। कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी, लेकिन ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जो वर्तमान में लॉजिक होना चाहिए, जो तर्क होना चाहिए, वो यही होना चाहिए ना भाई कि जब इनको लाभ मिल चुका है, ये अब परिपूर्ण हो चुके हैं, तो इनको यहां से हटा दिया जाए, और जिनको ये लाभ नहीं मिला है उनको लाभ दिया जाए, या फिर इनको बहुत ही कम लाभ दिया जाए, इनको थोड़ा ज्यादा लाभ दिया जाए, यह भी किया जा सकता है। ये बातें यहां पर सुरक्षात्मक वंचन के स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, और ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को ही महत्व देता है कि भाई हम इनकी सुरक्षा के लिए, हम इनके विकास के लिए ये आरक्षण दे तो ज्यादा बेहतर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी चीजें दोस्तों आज की चर्चा के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि साहब भारतीय संविधान में आरक्षण को लेकर के क्या कुछ विशेष बातें की गई हैं। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की है, जैसे कि अनुच्छेद 15(4) में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 16 में भी लोक नियोजन में आरक्षण देने की व्यवस्था मिलती है ना। इसके अलावा जो अनुच्छेद 243D है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को पंचायत के स्तर पर आरक्षण की बात की गई है। पंचायत स्तर पर आरक्षण, ठीक है ना, SC ST को। जब हम अनुच्छेद 243T की बात करते हैं तो यही जो सुविधा है ये नगर पालिका स्तर पर दी जाती है। नगर पालिका के स्तर पर SC ST को आरक्षण, ठीक है साहब। इसके अलावा अनुच्छेद 330 और 332 में क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा, इन दोनों में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं
कि आर्टिकल 334 में एक विशेष प्रावधान है जिसको लेकर के कई बार एक आम जनता में कन्फ्यूजन की स्थिति भी देखने को मिलती है। कई बार लोगों में ये धारणाएं बनने लगती हैं कि अरे संविधान के निर्माण के बाद तो केवल 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण की बात की गई थी, तो अब क्यों इतना ज़्यादा आरक्षण लगातार मिल रहा है इन लोगों को, और हर 10 वर्ष पर ये आरक्षण का जो टाइम लिमिट है ये बढ़ा दिया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है। दरअसल ये जो प्रावधान है 10 वर्ष के लिए आरक्षण की सुविधा देना और फिर उसे 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाना और 10 वर्ष के लिए फिर से आगे बढ़ाना, ये जो क्रम है ये दरअसल लोकसभा और राज्य विधानसभा के स्तर पर प्रावधान लागू होता है, न कि सामान्य शैक्षणिक जगत के स्तर पर आरक्षण या फिर लोक नियोजन के स्तर पर आरक्षण। इसके संदर्भ में ये प्रावधान लागू नहीं होता है। तो आर्टिकल 334 में इस संदर्भ में बातें कही गई हैं और इसी के कंटेक्स्ट में अभी कुछ ही समय पहले 2030 तक के लिए इस सुविधा को आगे बढ़ा दिया गया है। इसी संदर्भ में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के स्तर पर क्लियर है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां संविधान में आरक्षण के संदर्भ में की गई हैं। अब फिर से हम लोग उस बात पर आते हैं कि जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, ये किस वर्डिक्ट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर 2004 से दिखती है। 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा एक निर्णय दिया गया था और उसमें कहा गया था कि साहब जो अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, ये अपने आप में एक सजातीय समूह है। आप इसके अंतर्गत अलग अलग बाइफर्केशन नहीं कर सकते, है ना। तो मान लीजिए कि ये एक एससी कैटेगरी है या फिर यह एक एसटी कैटेगरी है, तो आप इसमें अलग अलग बाइफर्केशन नहीं कर सकते, बल्कि आप इसे एक ही मान करके चलिए। इसके पीछे का आधार यह था कि आर्टिकल 341 के माध्यम से केवल और केवल माननीय राष्ट्रपति के पास में ही यह शक्ति है कि जो एससी कैटेगरी है, इस एससी कैटेगरी में किसी भी जाति को शामिल किया जाए या फिर उसमें से निकाला जाए। आर्टिकल 341 में एससी के कंटेक्स्ट में ये बातें राष्ट्रपति के संदर्भ में कही गई हैं और इसी का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं साहब, हम इसमें एज सच कोई बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित याचिका आगे बढ़ी और चूंकि 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था, तो निश्चित तौर पर आगे जो सुनवाई होनी थी वो ज़्यादा जजों के द्वारा सुनवाई होनी चाहिए थी। और देन फिर अगस्त 2024 में 7 जजों की खंडपीठ बैठी, जिसमें उस समय के जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़ साहब, उनके अध्यक्षता में ये खंडपीठ ने फैसला सुनाया। 6-1 के बहुमत से इस फैसले में कहा गया कि एससी में, यानी कि जो अनुसूचित जाति है, उसमें उपवर्गीकरण किया जा सकता है ना, उपवर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आधार दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से आप उपवर्गीकरण कर दें, अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि इस अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो हाशिए पर जातियां हैं, जिनको अभी भी आरक्षण का सही तरीके से लाभ नहीं मिल रहा है, आप उनके संदर्भ में आंकड़े जुटाएं, तथ्य जुटाएं और देन फिर आप उसको सब क्लासिफाई करें और देन उसके आधार पर उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दें। ये सारी बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस संदर्भ में कही गई थी। चूँकि इस संदर्भ में जो भी राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा ही कार्रवाई की जानी थी उपवर्गीकरण को लेकर के, और इस फैसले के 6 माह से ज़्यादा का समय बीत चुका था, तो इसी के कंटेक्स्ट में अभी हाल ही में ये याचिका दायर की गई थी कि देखिए साहब, आपने तो अगस्त में ही ये फैसला दिया था और अभी तक राज्य सरकारों के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है, कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो भैया, अब ये काम हमारे जिम्मे नहीं है, इस काम को करने की जिम्मेदारी अब संसद और कार्यपालिका के पास में है, यानी विधायिका और कार्यपालिका अब इस मामले में निर्णय ले तो ज़्यादा बेहतर है, उसको अब इस हिसाब से काम करना चाहिए और इसी के संदर्भ में यहाँ ये गतिविधियाँ दिख रही हैं।
दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कई राज्यों में उपवर्गीकरण को लेकर पहले से भी सक्रियता की स्थिति देखी जा रही है, चाहे वह बिहार है। बिहार में 2007 में ही महादलित आयोग का गठन किया गया था, महादलित आयोग, है ना, ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी में ही महादलित आयोग को, यानी कि जो महादलित हैं, दलितों में दलित जो हैं, उनको और बेहतर तरीके से लाभ दिया जाए, इस तरीके से इस कमीशन को कुछ काम सौंपा गया था। इसके अलावा पंजाब में भी जो मजहबी सिख हैं, हाँ, मजहबी सिख, और ऐसे ही इक्का दुक्का जो वाल्मीकि समुदाय हैं वहां पर, हाँ, इन सभी को कुछ खास जो सुविधाएं हैं आरक्षण के स्तर पर देने की कोशिश की गई। उसी तरीके से तमिलनाडु में भी अरुंधतियार नाम की एक जाति को कुछ खास सुविधा देने की कोशिश की गई। तो ये सारी कुछ गतिविधियां, सक्रियता पहले से भी इन राज्यों के स्तर पर देखी जाती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर एक और बात समझें कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर के कंटेक्स्ट में चर्चाएं हुई और क्रीमी लेयर को लेकर के कई सारे प्रावधान भी किए गए, कुछ वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एससी कैटेगरी में, यानी कि अनुसूचित जाति के स्तर पर भी क्रीमी लेयर को लेकर के कुछ अपना पक्ष रखा गया है। और एक वाद आया था, एस नागराज वाद, उसमें इसने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि देखिए भाई, हम एससी जो कैटेगरी है इसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा के पक्षधर हैं, उनको इस तरीके से क्रीमी लेयर के संदर्भ में थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहिए और जो विशेष वंचित वर्ग हैं उनको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। ये बातें एस नागराज वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कही गई थी, है ना, एस नागराज वाद। ठीक है जी, यहां ये ध्यान रखिएगा, केस का नाम याद रखिएगा कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का पक्ष लिया है। लेकिन इससे पहले वर्ष 1976 में एक वाद आया था बच्चों, वो वाद था एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य। एन.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस संदर्भ में अब एक अलग मंतव्य रखा था और कहा था कि अनुसूचित जाति दरअसल एक वर्ग ही है, इसको हम अलग अलग नहीं विभाजित कर सकते। ये उस समय कहा था, लेकिन बाद में इसने अपने मंतव्य को बदल दिया। ये सारी बातें यहाँ पर निकल करके सामने आती हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो मंतव्य है दोस्तों, यही कह रहा है कि इतना लंबा समय बीत चुका है, लंबा समय काफ़ी है, और अब इस समय जो कार्यपालिका और विधायिका हैं उसके संदर्भ में आगे की प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आरक्षण के विषय के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कमजोर और या हाशिए पर के लोग हैं उन्हें इसका लाभ मिले, ये सबसे अधिक ज़रूरी है। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में मैंने पहले भी इसके संदर्भ में बातचीत की। इस संदर्भ में जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के वंचित वर्ग के लोग हैं, इनको आरक्षण का लाभ लगातार मिल रहा है अलग अलग स्तरों पर। ओबीसी आरक्षण की भी सुविधा मुहैया करवाई गई है। इस संदर्भ में इंदिरा साहनी वाद 1992 का जो एक मामला है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि 27% ओबीसी आरक्षण को मान्यता दी गई, महत्व दिया गया। और साथ ही इसमें क्रीमी लेयर वाले मामले को लेकर के भी अपना पक्ष रखा गया था। और इसी वाद में यह भी कहा गया था कि उच्च जाति के आर्थिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि 2019 में भारत की संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है और इसमें 10% के आरक्षण की सुविधा EWS को देने की बात की जाती है। ठीक है जी। तो ये सारी स्थितियां हमें आरक्षण के संदर्भ में दिखती हैं। वर्तमान में यदि हम भारत में आरक्षण के वर्गीकरण को देखें तो SC वर्ग को 15% का आरक्षण दिया जाता है, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 10% आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ये वर्टिकल आरक्षण है भाई, ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो आरक्षण से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वर्तमान में भारत में लागू हैं।
अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय के ओपिनियन को लेकर के कार्यपालिका और विधायिका के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इस विषय से संबंधित अपने पक्ष जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही आज की चर्चा हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।